नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है तथा इस शिक्षा नीति में बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। एक देश का नागरिक होने के नाते आपको इस शिक्षा नीति को जानना अति आवश्यक है और अगर आप शिक्षक हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कि आप इसके बारे में जानें, क्योंकि आप इस शिक्षा नीति से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। आपको शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब शिक्षक भर्ती किस तरह से होगी और किस तरह से शिक्षकों की पदोन्नति होगी। तो चलिए जानते हैं शिक्षा नीति के बारे में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। यानी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी, उसके बाद अब जो शिक्षा नीति बनी है ये उसका स्थान ले लेगी। 34 साल बाद ये हमारी शिक्षा नीति बनी है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ये भी याद रखना है। इससे पहले 1968 में घोषित हुई और उसके बाद 1986 में और अब 2020 में घोषित हुई। ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी इंदिरा गांधी की सरकार में, और भारत की दूसरी शिक्षा नीति जो थी 1986 में आई थी राजीव गांधी की सरकार में, जिसे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने संशोधित किया था। अब हमारी ये तीसरी शिक्षा नीति है। क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं? 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा, तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। यानी सब चीज़ खत्म करके सब एक बोर्ड आपका बना दिया जाएगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। अगर आपकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है तो पहले क्या होता था, पढ़ाई अगर बीच में छूट गई तो पढ़ाई बेकार जाती थी। लेकिन अगर अब आपने 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ दी, 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ दी, 3 साल बाद छोड़ दी, तो उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। आपको अलग अलग सर्टिफिकेट मिलेंगे। कैसे कैसे मिलेंगे? अब अगर आप 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका बच्चा है या आप हैं और आप 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ली तो 2 साल की ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने पर आपको डिप्लोमा मिलेगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप 3 साल पे पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। इस तरह से ही आपका चलता रहेगा। यानी जितने साल आप पढ़ाई करेंगे आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। शिक्षा पर सरकारी खर्च जो था पहले 4.43% था, जिसे बढ़ाकर अब जीडीपी का 6% करने का लक्ष्य रखा गया है। और क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसमें, जो आपके शिक्षकों से भी जुड़ी हुई है, प्रत्येक नागरिक से जुड़ी है, क्योंकि सभी के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्कूलों में सब पहले 10+2 सिस्टम था, यानी 10th तक की क्लास थी और उसके बाद +2 था। अब 10+2 सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब शुरू होगा 5+3+3+4 फॉर्मेट। अब इस 5+3+3 फॉर्मेट को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले नंबर आता है 5 का। अब स्कूल के पहले 5 साल के प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। यानी कि कक्षा 1 और 2 से पहले 3 क्लास शामिल होंगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं उन्हें खुश होने की बात है, क्योंकि अगर प्राइमरी क्लासेस होंगी तो हो सकता है कि शिक्षा मित्रों को जो आपके टेट पास नहीं है या
शिक्षक नहीं बन पाए हैं, सहायक अध्यापक नहीं बन पाए हैं, हो सकता है कि उनको पहली 3 क्लासों में समायोजित किया जाए। तो शिक्षक जो शिक्षा मित्र साथी हैं वे इससे खुश हो सकते हैं। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा, यानी 5 में क्या होगा, पहले 3 साल आपके प्री प्राइमरी के होंगे और फिर चौथा साल आपका पहली कक्षा का होगा और 5वां साल आपका दूसरी कक्षा का होगा। अब बात आती है नेक्स्ट 3 क्या है। नेक्स्ट 3 में अगले 3 साल का स्टेज जो होगा वो कक्षा 3 से 5 का होगा, यानी पहले वाले को तो फाउंडेशन स्टेज कहेंगे, जो 5 साल का होगा उसे फाउंडेशन स्टेज के नाम से जाना जाएगा। उसके 3 साल जो होंगे 3 से 5 के होंगे। 3 साल का स्टेज जो होगा 3 से 5 तक की क्लास के लिए होगा। इसके बाद फिर 3 साल का आएगा, उसे मिडिल स्टेज कहेंगे। मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 7 तक का 6 से 8 तक का स्टेज आपका होगा। अब छठी कक्षा में सबसे बड़ी बात यह है, अब छठी कक्षा में बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी, यानी वे प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं अगर उनका किसी चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, तो वो उसके स्थानीय स्तर पर उनकी इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। उन्हें किसी बराबर में, जब मान लीजिए वो कोई चीज़ सीखना चाहता है, उसके लिए उसे कहीं भेजा जा सकता है ताकि बच्चों को अच्छे रोजगार के अवसर मिल सकें। और जो चौथा स्टेज होगा हमारा 4 साल का, वो 9 से 12वीं तक का होगा, 4 साल का चौथा स्टेज। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, चौथे स्टेज में एक तो सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा, दूसरे इसमें विषय चुनने की आज़ादी होगी। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए एक विज्ञान वर्ग का छात्र है कि वो इतिहास नहीं पढ़ सकता, मान लीजिए इतिहास वर्ग का छात्र है, उसे गणित में भी रुचि है तो वो गणित भी पढ़ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रीम बन गई कि आप इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। ये इसकी शिक्षा नीति की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है। साइंस या गणित के अन्य विषय भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, सिर्फ कक्षा 11 के विषय चुन सकते थे, लेकिन अब हम 6 से ही अपने विषय चुन सकते हैं। सरकारी स्कूलों में क्या बदलाव होगा, ये समझने वाली बात है। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति होने के बाद पहले बच्चों को 5 साल फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा, यानी फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल हमारे पहली और दूसरी कक्षा के होंगे। यानी 5 साल की जब फाउंडेशन स्टेज खत्म हो जाएगी तब बच्चा तीसरी कक्षा में आएगा। यानी सरकारी स्कूल में तीसरी कक्षा के बच्चे का लेवल 5 लेवल और बनेंगे। तीसरी कक्षा से पहले बच्चों के 5 लेवल बन जाएंगे, यानी कि प्री प्राइमरी के 3 साल और 2 साल आपके पहली और दूसरी के। ये जब 5+3+3+4 के नए सिस्टम्स में पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होंगे, यानी 3 साल के बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। अब तक जो एडमिशन 6 साल के या 5 साल के बच्चे का हो रहा था, 3 साल के बच्चे का हो जाएगा, और 3 से 8 तक के साल के बच्चे आपकी फाउंडेशन स्टेज में रहेंगे। उसके बाद के 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए होंगे। उसके बाद के 3 साल 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, और स्कूल में सबसे आखिर के 4 साल 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। ये तो मैंने बताया था, छठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी, यानी बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी छठी क्लास से ही, और स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी उन्हें कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा, यानी कि बच्चे अपना व्यवसाय चुन सकते हैं, उसके लिए अपने आप को ढाल सकते हैं, इस तरह की शिक्षा उनको दी जाएगी। तीसरा, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा जो होगी वो आसान होगी, पहली की तरह बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बड़े बदलाव किए जाएंगे, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराई जाएं। जैसे आपका सेमेस्टर सिस्टम लागू होता है, इस तरह सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। 2 हिस्सों वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक श्रेणी में इन्हें विभाजित करना आदि, इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा, ताकि छात्रों के रटने की प्रवृत्ति खत्म हो सके, यानी बच्चे रटते थे तो वो प्रवृत्ति खत्म करने के लिए मुख्य जोर जो होगा उनके ज्ञान के परीक्षण पर होगा। क्या होता था, बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं
और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंक आएँ, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को प्रस्तुत करेंगे, जैसे वार्षिक, सेमिस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। इस तरह से बोर्ड की परीक्षाएं आपकी होंगी। नंबर 4, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। यानी जो आपकी मातृभाषा है उसमें ही आपकी 5वीं कक्षा तक पढ़ाई कराई जाएगी, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। क्योंकि मातृभाषा में शिक्षा अगर उपलब्ध कराई जाती है तो बच्चा आसानी से सीख जाता है। 5वीं तक, जहाँ तक संभव हो, अगर संभव हो सके तो 8वीं तक भी आप मातृभाषा में शिक्षा दे सकते हैं। बच्चों का ऐसा होगा, स्कूलों में बच्चों का परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा। वो आकलन 3 स्तर का होगा। रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा, उसका 3 स्तर का आकलन होगा। पहला, वो छात्र स्वयं अपना आकलन करेगा कि मुझ पर कितना आता है। दूसरा आकलन उसका सहपाठी करेगा जो उसके साथ पढ़ रहा है, और तीसरा आकलन उसका शिक्षक करेगा। इस तरह से त्रिस्तर आकलन सिस्टम लागू किया जाएगा। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा। नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट यानी बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी व्यवस्था लागू किया जाएगा। अगर बच्चा ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की व्यवस्था की गई है। मान लीजिए उसके पहले बोर्ड परीक्षाओं में नंबर कम आ जाते हैं तो अब वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देकर अपना एडमिशन करा सकेगा। आज की अवस्था में अगले 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते तो कोई उपाय नहीं होता है, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद डिप्लोमा मिलेगा, 3-4 साल के लिए अब डिग्री मिल जाएगी। ये छात्रों के हित में बड़ा फैसला है। इसके साथ साथ छात्र इंटर के बाद अगर बीएड करना चाहेंगे तो 4 साल की बीएड कर सकते हैं। इंटर के बाद ही वो बीएड लागू हो जाएगी। अगर ग्रेजुएशन के बाद बीएड करेंगे तो 2 साल की बीएड की जाएगी। ये भी नई से एजुकेशन सिस्टम में दिया गया है। नंबर 7, नई एजुकेशन सिस्टम में एमफिल को खत्म कर दिया गया है। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटीई और एआईटी, बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। केवल एक रेगुलेटरी बॉडी होगी। ये एनसीटी, यूजीसी, ये सब चीज़ हमारा खत्म हो जाएगा। कॉलेजों को कॉमन एग्ज़ाम का ऑफर दिया जाएगा। ये बच्चा जब एडमिशन होगा तो वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का ऑफर दिया जाएगा, उससे उनका एडमिशन होगा। स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। ये जो प्री प्राइमरी लेवल है उसमें विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। यानी अगर जैसे ज़्यादा फीस ले लेते हैं उसके नियंत्रण के लिए एक तंत्र बनाया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी की जाएगी। यानी सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। शिक्षा में तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस कराने जैसी योजनाएं शामिल होंगी। कहने का मतलब है छात्रों को और शिक्षकों को लैपटॉप जैसी सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे कि वे ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। ये भी आपके बहुत महत्वपूर्ण काम है। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगा। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम भी कहा जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए भी बहुत प्रावधान किए गए हैं।
जो शिक्षक दूर दराज के क्षेत्र में जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं उन्हें विशेष भत्ते दिए जाएंगे, जिससे कि वहाँ पर शिक्षकों की कमी ना रहे। जब शिक्षकों को ऐसी जगह जाने पर विशेष भत्ते मिलेंगे तो शिक्षक ऐसी जगह जाने से कतराएगा नहीं। दूसरा, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर हॉस्टल टाइप की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि शिक्षक का रहन सहन वहीं हो सके, शिक्षक आपका वहीं रह सके। नंबर 15, और ऑनलाइन एजुकेशन पे जोर दिया जाएगा। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पे जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं, अगर आप शिक्षक हैं तो कितना उपयोग नए नए ऐप्स का किया जा रहा है, ऑनलाइन शिक्षण किया जा रहा है। हर जिले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किए जाएंगे। नंबर 17, अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंड लोन इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग नियम है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होगा। नंबर 18, HMRD का नाम बदला गया, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। 19 नंबर, त्रिभाषा फॉर्मूला, विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फॉर्मूले में भी यह विकल्प होगा। इसके अनुसार किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। नंबर 20, विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। अब बात आती है शिक्षकों के लिए इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्राइमरी स्तर के लिए भी टेट देना होगा, जूनियर स्तर के लिए भी टेट देना पड़ेगा, यानी पीआरटी के लिए भी आपका टेट होगा, जेआरटी के लिए भी टेट होगा। इसके अलावा जो 10th क्लास का स्टैंडर्ड होता है टीजीटी के लिए भी टेट की व्यवस्था की गई है और पीजीटी के लिए भी टेट की व्यवस्था की गई है। सभी प्रकार की भर्तियों में टेट को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ साथ जो आपका टीजीटी और पीजीटी है उनमें इंटरव्यू को लागू किया गया है, जबकि प्राइमरी और जूनियर में इंटरव्यू व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है। तो इस तरह से शिक्षकों की भर्ती भी अब आसान नहीं होगी। उसके साथ साथ अब बात आती है पदोन्नति की। पदोन्नति के लिए 2 स्केल निर्धारित किए गए हैं। पहले स्केल में तो शिक्षकों की जो उनकी सर्विस होती है, सर्विस के आधार पर पदोन्नति दी जाएगी, और दूसरा उसमें एक कॉमन टेस्ट होगा, उस टेस्ट के आधार पर शिक्षकों की पदोन्नति की जाएगी। यानी आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, टेस्ट के नंबर्स प्लस आपकी सर्विस दोनों को आधार बनाकर ही पदोन्नति की जाएगी। इस तरह से शिक्षकों के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सब्सक्राइब बटन के बराबर में बेल का आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।